गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सभी को। आवाज आ रही, ऑडियो और वीडियो क्लियर है, स्क्रीन दिख रही है आपको अच्छे से? तो कमेंट बॉक्स में बताइए, आज का सेशन शुरू किया जाए। हम्म। ऑल क्लियर है। ठीक है, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से आपके अपने चैनल टीचर्स एकेडमी पर। टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम कर रहे हैं 2 बजे से, आपको पता है, एनसीईआरटी पर पकड़ अपनी मजबूत। जैसे ही घड़ी में बजते हैं 2, हम एनसीईआरटी पर अपनी पकड़ मजबूत करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सर एनसीईआरटी बहुत महत्वपूर्ण है। ये एनसीईआरटी चल रही है, बायोलॉजी की चल रही है, बायोटेक्नोलॉजी शुरू हुआ है, उसी क्रम में आज लेक्चर 2 है। कल पहला लेक्चर हुआ था, आज लेक्चर नंबर 2 है। 11वीं और 12वीं की बायोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं, 11वीं और 12वीं की बायोलॉजी पढ़ते हैं और इफेक्टिव है। ये लेक्चर्स आपके लिए बहुत इफेक्टिव हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई सी भी सरकारी भर्ती हो, कोई सी भी सरकारी परीक्षा हो, आज की डेट में एनसीईआरटी के ऊपर अगर आपकी पकड़ नहीं है तो फिर आपकी पकड़ अच्छी नहीं है। जो पकड़ अच्छी नहीं है, पकड़ छूट सकती है। इसीलिए एनसीईआरटी के ऊपर पकड़ मजबूत करवा रहे हैं। बोर्ड की परीक्षा से लेकर के यूपीएससी के प्रीलिम्स तक और यूपीएससी के मेंस तक अगर कोई एक किताब कांस्टेंट रहती है तो वो एनसीईआरटी है। इसीलिए एनसीईआरटी को पढ़ना, समझना, याद रखना बहुत ज़रूरी है। याद नहीं रहती है, इसीलिए इसको साधारण सिंपल सा बना रहे हैं कि आपके साथ में लंबे समय तक रहे। ठीक बात है, जल्दी जल्दी जुड़िए। मॉलिक्यूलर के कितने पेज छोड़ने हैं? मॉलिक्यूलर के लिए आप जो है 3-4 पेज छोड़ लीजिए, वो 1 2 3 4 ऐसे करके दोनों तरफ गिन करके, क्योंकि सिर्फ ट्रांसलेशन बचा है और ट्रांसलेशन से लगा एक ओपरॉन है, ओपरॉन बचा है और कुछ मॉलिक्यूलर में बचा नहीं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पूरी हो गई है आपकी। ठीक है, बाकी लोग भी जुड़े, सेशन शुरू किया जाए आज का। ये कुछ इंफॉर्मेशन आपके लिए रहती है। सबसे पहले तो छठ पूजा की, महापर्व छठ पूजा की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं इंस्टीट्यूट की तरफ से। आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। महापर्व है, छठी मैया और सूर्यदेव की पूजा होती है। आपको पता है सन इज द सेलेस्टियल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हम ऊर्जा यहाँ पर अपनी जो है लेने का प्रयत्न करेंगे हमारे माध्यम से, टीचर्स एकेडमी के माध्यम से, आपकी मेहनत के माध्यम से। हम सब मिलकर के ये प्रार्थना करेंगे कि हमें मेहनत करने की, हमारे अंदर ऊर्जा ऐसी आए कि हम लग करके अपने टारगेट के प्रति मेहनत करें और अपने टारगेट को अचीव करें। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि पता है आपको, लाइव और रिकॉर्डेड बैचेस जो चल रहे हैं कोर्सेज के लिए, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूजीसी, DSSB, यूके एलटी, यूके लेक्चरर, इसके बाद उत्तराखंड की जीआईसी के लिए, बीपीएससी टायर 4.0 के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एचपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर या बीपीएससी बिहार के असिस्टेंट प्रोफेसर, सारे कोर्सेज के लिए सभी विषय उपलब्ध हैं। आप जुड़ सकते हैं, बैच परचेस कर सकते हैं। इसके बाद में लक्ष्य फाउंडेशन बैच आपको पता है
2 साल की वैलिडिटी वाला ये बैच है। आप अगर इस बैच से जुड़ते हैं तो 2 साल तक ये वैलिड रहेगा। और बेहतरीन मेंटर्स और बेहतरीन ये पूरी टीम आपको दिख रही है। ये पूरी टीम आपको अच्छे से आपके टारगेट के और करीब आपको लेकर के जाएंगे। ठीक है, तो 2 नंबर दिए होते हैं 96 28 95 92 37 83 18 48 92 91। इन 2 नंबर पर आप संपर्क करके व्हाट्सअप कर लीजिए या फोन कर लीजिए। कॉल करके करना कुछ नहीं होता, गूगल प्ले स्टोर से टीचर्स एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। 2 नंबर दिए हैं, संपर्क कर लीजिए, अपनी तैयारी को और बेहतर करिए। ठीक बात है, ठीक बात है। तो आज की कहानी शुरू की जाए फिर। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, इसके बाद आज की कहानी शुरू की जाए। ठीक है, आशीष जी, प्रभाकर जी, आरजू जी, पल्लवी जी, सुचि जी, आकांक्षा जी, पुष्पेंद्र जी, मीना जी, पल्लवी जी, आप लोगों का, आप लोग के कमेंट्स मुझे दिख रहे हैं। तो गुड आफ्टरनून सभी को, और शुरू किया जाए। कल तक जहां अपनी बात हो गई थी, कल तक मैंने आपको 2 तरीके, एक तो डेफिनेशन अपनी ईएफबी की अपन ने चर्चा की कि यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने एक डेफिनेशन दी। उस डेफिनेशन के बारे में हम चर्चा कर लिए हैं कि कैसे क्या डेफिनेशन है। और उस डेफिनेशन पर हमने जो है उसके पहले 2 चीजें जो ये डेफिनेशन इनकम्पास करती है, एक ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न। ट्रेडिशनल व्यू को भी लेती है, मॉडर्न व्यू को भी लेती है। ट्रेडिशनल व्यू में मैं आपको बताया था कि अगर ऑर्गेनिज्म अपनी नेचुरल कैपेसिटी से या अपनी नेचुरल कैपेबिलिटी से प्रोडक्ट जो ह्यूमन रेस के लिए बेनिफिटेड हैं या ह्यूमन रेसेस के लिए बेनिफिशियल हैं, उनको अपनी कैपेबिलिटी से बना रहे हैं, तो वो ट्रेडिशनल मेथड था। जैसे बताया, दही बनती है, वाइन बनता है, ब्रेड बनता है, ये सारी चीज़ें हुई। मॉडर्न में हमने कहा कि हम जीन में इम्प्रोवाइज करेंगे, जीन में चेंज करेंगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, नई हाईटेक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जिसमें टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे। ये सारी चीज़ों को ईएफबी ने अपनी डेफिनेशन में कंप्राइज किया। आपके सामने डेफिनेशन रखी सर, और उस डेफिनेशन को हम समझ करके आ गए। इसके बाद में आगे इसके क्या कहानी है, आज सबसे पहले अपने को पाइनियर सीखना है कि बायोटेक्नोलॉजी शुरू कैसे कैसे की जाएगी। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएम ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। इसके बाद में जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के बाद एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होती है जो बहुत परेशान करती है। ये सारी चीजों को आज हम समझेंगे सर। ठीक है, आइए आज की कहानी शुरू की जाए। सबसे पहले आपको मैं एक चीज और बताया था, प्लाज्मिड। हाँ, एक चीज और बताया था, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड आपको बताया था एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। ये क्या है सर? ये प्लाज्मिड आपको कई सारा आएगा सेल के अंदर। आपको पता है कि डीएनए कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर अपना डीएनए पाया जाता है। वहाँ पैकेजिंग में वहाँ तक सीख करके आए थे। कुछ डीएनए ऐसा होता है जो क्रोमोसोम से एसोसिएटेड रहता है, कुछ ऐसा होता है जो क्रोमोसोम के अलावा भी पाया जाता है। ये वही है ये भी डीएनए ही, सर्कुलर डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, लेकिन ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, क्रोमोसोम वाले का नहीं है। तो ये प्लाज्मिड से भी क्लैरिटी रखेंगे, क्योंकि प्लाज्मिड को भी लेकर के आज अपनी चर्चा होगी। ठीक बात है, ठीक बात है। शुरू कर दिया जाए। मेरे पास एक बैक्टीरिया है, ये सेल आप देख पा रहे हैं, ये क्या है सर? ये बैक्टीरियल सेल है, ये एक बैक्टीरिया है।
और अगर स्पेसिफिक आपको बताऊं तो कौन सा बैक्टीरिया है, मैं यहां पर लेकर के आया हूं साल्मोनेला साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम। इसका साइंटिफिक नेम आपको पता है क्या होता है? साल्मोनेला एंटार्क्टिका होता है। अगर इसके साइंटिफिक नेम की बात करें, यहां कहीं लिख देता हूं, यहीं लिख देता हूं, इसका साइंटिफिक नेम होता है साल्मोनेला एंटेरिका। और ये आपको पता है ग्राम नेगेटिव है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, ये बैक्टीरिया एक हम लोगों ने लिए हैं। कौन सा बैक्टीरिया लिए हैं भैया? साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम लिए हैं। साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम जो है, ये इसका साइंटिफिक नेम साल्मोनेला एंटेरिका होता है और ये ग्राम नेगेटिव है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ये क्या होता है? इसमें होते हैं प्लाज्मिड्स। ये प्लाज्मिड एक है, एक ये प्लाज्मिड है, और प्लाज्मिड बना रहा हूं तो सर्कुलर बना रहा हूं, और एक चीज याद रखेंगे, डबल स्ट्रैंडेड बना रहा हूं। एक तो सर्कुलर बना रहा हूं और एक क्या बना रहा हूं? डबल स्ट्रैंडेड, क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए है। ये प्लाज्मिड ऐसे बैक्टीरियल सेल में पाए जाते हैं, 5, 6, 10 नंबर इसके अलग अलग बैक्टीरियल सेल्स में होते हैं और प्लाज्मिड्स पाए जाते हैं। इसी प्लाज्मिड पर आपको पता है कि कहीं पर जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लगा होगा। मान लीजिए यहां पर इस पे ये क्या लगा है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लगा है सर इसके ऊपर। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को यहां से मैं उठा करके थोड़ा सा अगर लेकर के आऊं तो ये मैं एंटीबायोटिक जीन को ला करके अलग कर लिया। यहां पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लगा था प्लाज्मिड के अंदर, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को उठाया हूं और यहां अलग ले आकर के रख लिया हूं सर। ये निकाल लिए हम लोग इससे, ठीक बात है। इसके बाद में इसमें भी प्लाज्मिड होगा, ये भी तो बैक्टीरिया ही है, इसमें भी प्लाज्मिड होगा। ये क्या है हमारा? ये वेक्टर है। ये साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम क्या है? ये वेक्टर है, ये वेक्टर है सर। इसके बाद अब यहां से एक ये टुकड़ा और यहां से इसका आधा टुकड़ा, यानी कि एक प्लाज्मिड यहां से हम लेंगे, इसका एक प्लाज्मिड हम ले लिए, इसमें से एक प्लाज्मिड निकाल लिए हम, और यहां से प्लाज्मिड में से बैक्टीरिया के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन निकाल लिए। साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम का वेक्टर है हमारा, और बैक्टीरिया नॉर्मल जो है जिसपे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट थी, ये पहले से है साहब। यहां से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को निकाला हमने और यहां से एक प्लाज्मिड को निकाला। अब इन दोनों को क्या करेंगे? साथ में जोड़ देंगे। ये इसके प्लाज्मिड पर ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ला करके जोड़ देंगे सर। इसको यहां हमने ऐसे ला करके जोड़ दिया। अब ये जोड़ दिए तो ये क्या हो गया? ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया। ये क्या हो गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया। बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं कि करते क्या है बायोटेक में, और अभी अपना सिर्फ इतना मोटो है। क्या मोटो है? कि अपने को रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना सीखना है। बार बार एक चर्चा होगी रिकॉम्बिनेंट डीएनए की। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है, इसी को बनाना सिखा रहा हूं आपको कि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है क्या। यहां पर सर
यहाँ पर बैक्टीरिया एक है, बैक्टीरिया के अंदर होते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, यानी मैं कह सकता हूं कि डीएनए ही की बात चल रही है, जीन की ही बात चल रही है, जीनोम की ही बात चल रही है, इसके अलावा और कोई बात चल नहीं रही है। तो यहाँ बैक्टीरिया में, और ये चीज जो होती है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, कुछ बैक्टीरिया के पास ऐसी साइट्स होती हैं जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होती हैं। यानी कि अगर मान लीजिए साल्मोनेला टाइफी होता है बैक्टीरिया, जिससे टाइफॉइड होता है, अब अगर मान लीजिए उसका रेजिस्टेंस जीन अपने को पता नहीं क्या है, हम कोई भी एंटीबायोटिक खिलाएंगे असर नहीं करेगी। असर क्यों नहीं करेगी? क्योंकि उसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता है। सबसे पहले क्या किया जाता है कि बैक्टीरिया का एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की साइट पता की जाती है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन कहां पर है, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को हम पकड़ लेते हैं तो हमारा काम आसान हो जाता है, उस हिसाब से एंटीबायोटिक चला देते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि ये किसके लिए रेजिस्टेंस है, वो छोड़ करके जिसके लिए रेजिस्टेंस नहीं है उसको चला देंगे, बीमारी ठीक हो जाएगी, जो डिजीज है वो ठीक हो जाएगी। तो सबसे पहला काम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को खोजना होता है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन कहां पर लगी है, और ये प्लाज्मिड के साथ में लगी है। प्लाज्मिड के साथ में ही लगेगी या तो क्रोमोसोम के साथ में लगेगी, क्योंकि जीन है, डीएनए है। ठीक बात है, ठीक बात है। तो एक चीज सबसे पहला मकसद अपना है कि अपने को पता करना है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन कहां पर लगी है। बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड में हमने देख लिया कि यहां पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लगी थी, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को हम निकाल करके लेते आए। क्यों निकाल करके लेकर के आए हैं अभी बता रहा हूं। यहां पर एक वेक्टर है, मैं आपको बताया था कि किसी दूसरे के घर में जाने के लिए एक अगुआ लगता है भैया, गांव में हमारे कहते हैं अगुआ। अगुआ मतलब जो मीडिएटर होगा, जो आपको लेकर के जाएगा ना कि हाँ ये हमारे दोस्त हैं, ये हमारे दोस्त के दोस्त हैं, हम दोनों लोगों को म्यूचुअल से मिलवाने लेकर के आए हैं, तो एक चाहिए होगा मीडिएटर। मीडिएटर का मतलब वेक्टर, वेक्टर का मतलब सारथी जो लेकर के जाएंगे। तो इसी से हम प्लाज्मिड में, इससे प्लाज्मिड निकाले, अब हमको जो है इसको होस्ट के अंदर भेजना होगा ना। जो कोई एक ऐसा है जिसको डिजीज हो गई है, डिजीज हो गई है क्योंकि एंटीबायोटिक असर ही नहीं कर रही है, हम खोज ही नहीं पा रहे हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन कौन सा है। हम यहां से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन पता कर लिए, अब इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को हमको उस ह्यूमन के अंदर भेजना है जहां पर एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस था, ताकि हम वहां पर भेज देंगे, हमको पता चल जाएगा कि ये चीजें हैं नहीं यहाँ पे, तो हम मॉडिफाई कर लेंगे, उस हिसाब से मेडिकेशन चलवा देंगे, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये ऐसे थोड़े एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन चला जाएगा, इसको भेजने के लिए वेक्टर लगेगा, मीडिएटर लगेगा, और यही मीडिएटर हम साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का लेकर के आए हैं। इसी से प्लाज्मिड निकाले और इसके प्लाज्मिड पर इसी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को जोड़ दिए। अब ये जब जोड़ दिए तो क्या ये भी डीएनए ही है? ये भी तो प्लाज्मिड ही है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए ही है, और डीएनए है लेकिन नॉर्मल डीएनए नहीं है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए अब हो गया। आप सबसे पहले सीखिए कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाते हैं। यहां रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया, अब इसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर डालेंगे तो होस्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड हो जाएगा, जीएम ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। ठीक बात है, ठीक बात है, समझ में आ रहा है? रत्नेश जी कह रहे हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद रत्नेश जी आपका। सर एक बार स्क्रीन कलर डार्क हो रहा है। हाँ वो पेंट इस पे करेंगे ना, ऐसे बार बार लिखने से थोड़ा सा हल्का हो जाता है, वो डार्क हो जाएगा। ये बस बाउंड्री बनाई है, ये ग्रीन कलर की है, मैं ऐसे बनाता पेन से तो शायद इतनी स्ट्रेट नहीं बनती। ये बाउंड्री बस बनाई है कि बैक्टीरियल सेल है भैया, ये बैक्टीरियल सेल है और कुछ भी नहीं। ठीक बात है, ठीक बात है, इतनी चीजें क्लियर हैं। यहां तक आप समझ के आ गए कि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या हो गया सर, ये बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, समझ में आ गया है? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। यस सर, ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं।
अब यहां तक हम लेकर के आ गए हैं क्या चीज, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये हमारा क्या है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है सर। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आपको पता है आर डीएनए भी कहते हैं, आर आर डीएनए भी कहते हैं। इसी को चिमेरा डीएनए भी कहते हैं, चिमेरा डीएनए भी कहते हैं। और इसी को हाइब्रिड डीएनए भी कहते हैं, इसी को हाइब्रिड डीएनए भी कहते हैं सर। इसके इतने नाम हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए के। अब यहां से मैं एक और सेल लेकर के आया, इकोलाई का। ये सेल है किसका, इकोलाई का। इकोलाई आपको पता है बैक्टीरिया होती है, इकोलाई का सेल है। इकोलाई के सेल के अंदर भी क्या प्लाज्मिड होगा सर, बिल्कुल होगा। इसके अंदर भी प्लाज्मिड होगा। क्या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होगा सर, बिल्कुल होगा। इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन भी होगा। ये क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ठीक बात है। यानी ये नॉर्मल इकोलाई है, ये नॉर्मल इकोलाई की सेल हमने ली है। नॉर्मल इकोलाई की सेल में जिसमें एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन क्या है, प्रेजेंट है, ठीक बात है। अब सर क्या करेंगे, यहां तक तो पिछले से ही लेकर के आए कि इन दोनों को जोड़ करके फिर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाए हैं। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ में एक और जो है नॉर्मल इकोलाई का सेल लेकर के आए हैं। नॉर्मल इकोलाई के सेल में जो प्लाज्मिड है सर, नॉर्मल इकोलाई के सेल में जो प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है। यानी कि एंटीबायोटिक डालेंगे असर नहीं होगा। पहले अपने को यह पता लगाना पड़ेगा कि कौन सी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस है, तब वो पता लगा लेंगे कि किस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस है तो दूसरी एंटीबायोटिक डालेंगे, इनका खात्मा करेंगे, ठीक बात है, इनका खात्मा किया जाएगा। तो इन दोनों को मैं अब जोड़ूंगा, इन दोनों को मैं जोड़ूंगा, इसको भी लूंगा और इसको भी लूंगा सर। यानी ये आया और साथ में ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए आया। इन दोनों को लेने के बाद क्या होगा कि मेरा जो सेल आएगी इकोलाई की, अब जो इकोलाई की सेल आएगी, ये सेल है इकोलाई की। इस इकोलाई की सेल में एक तो नॉर्मल जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है वो रहेगा प्लाज्मिड, और एक प्लाज्मिड जो हम डालेंगे वो रहेगा सर। तो एक हमारा रिकॉम्बिनेंट वाला प्लाज्मिड रहेगा, एक के साथ में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लगा हुआ है सर। ये इकोलाई का पहला ही था जो इसके साथ में आया। एक हमारे भैया रिकॉम्बिनेंट वाले हैं, ये रिकॉम्बिनेंट वाले हैं, ठीक बात है। ये दोनों इकोलाई की सेल अब मॉडिफाइड हो गई, इसको इकोलाई के सेल के अंदर लेकर के चला गया, नॉर्मल इकोलाई के सेल के अंदर। तो ये चीज अपनी बनेगी इकोलाई सेल के अंदर। क्या बनेगी सर, एक रिकॉम्बिनेंट वाला ला करके डाल दिए और एक एआरजी वाला ला करके डाल दिए जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट था सर। एआरजी वाला ला करके डाल दिए सर। इसके बाद ये जो मेरा है, क्या ये होस्ट है, क्या ये होस्ट है, ये होस्ट है। क्यों होस्ट है, क्योंकि इसने होस्ट किया है इसको, इसके अंदर लाए हैं इसको। होस्ट तो यही होगा ना, यही तो होस्ट करा। पार्टी अगर किसी यहाँ तो जो पार्टी दे रहा है उसके यहाँ सब मनाई जाते हैं, ये प्लाज्मिड मनाई थे, इनको प्लाज्मिड को हम इसके यहाँ भेजे हैं, तो होस्ट कौन है, ये है। लेकिन अब ये दोनों जाकर के साथ में होस्ट बनाएगा। ये होस्ट कैसा होस्ट होगा, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड होस्ट होगा। ये होस्ट कैसा है सर, ये होस्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड है। जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब क्या कह सकते हैं सर, जीएम, जेनेटिकली मॉडिफाइड। और ऑर्गेनिज्म अगर कोई रहता तो जीएमओ लिख देते, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। लेकिन ई कोलाई है तो जीएम ई कोलाई लिखेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ई कोलाई, ठीक बात है। क्या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट होगा इसमें, बिल्कुल प्रेजेंट होगा। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इसमें प्रेजेंट है सर, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इसमें प्रेजेंट है। क्या ये जेनेटिकली मॉडिफाइड आप बनाना सीख गए, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड इकोलाई क्या होगी आप जान गए।
नीचे क्या लिखे हैं, नीचे लिखे हैं यहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम ई कोलाई, ये ARG लिखा है। ARG का मतलब होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। ये ARG प्रेजेंट होगा इस पे, क्योंकि ये यहीं से आया है, तो ये लिखा है ARG प्रेजेंट। यहाँ लिखी हुई है ई कोलाई और ये लिखा है सर होस्ट, HOST होस्ट। AGR के बगल में प्रेजेंट लिखा हूं, ये प्लस का मतलब, अगर ऐसे कहीं प्लस लिखा हूं तो इसका मतलब प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट है। अगर ऐसे माइनस लिखा हूं तो इसका मतलब क्या है, एब्सेंट है। ठीक बात है, तो यहां पर प्लस लिखा गया है मतलब प्रेजेंट है। ठीक बात है। ठीक बात है प्रभाकर जी। ठीक है, लिख लिए हैं। हो गया है सबका। डन। सभी लोग बना लें। क्लास में बच्चे बहुत कम आए। ठीक बात है, आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ा जाए तो एक चीज जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, बार बार कह रहा हूं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ये जो बार बार कह रहा हूं, ये इसमें जीन है। जीन का मतलब डीएनए के पास में ही रहेगा, जीन का मतलब डीएनए के साथ में एसोसिएटेड रहेगा। क्या प्लाज्मिड भी डीएनए ही है? प्लाज्मिड भी डीएनए ही है। ठीक बात है, ठीक बात है, प्लाज्मिड भी डीएनए ही है, ये भी बात ठीक है, ये भी बात अपनी ठीक है। इसको थोड़ा समझते हैं कि ये है क्या। इसकी एक डेफिनेशन आती है, छोटी सी इसकी डेफिनेशन क्या है, जीन्स कैरीड बाई, जीन्स कैरीड बाई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया antibiotic resistance bacteria that spreads antibiotic resistance। बार बार ये चीज देखने को मिलेगी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का मतलब ये होता है कि सर कुछ जीन्स बैक्टीरिया पर ऐसी प्रेजेंट होती हैं जो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस होती हैं, मतलब एंटीबायोटिक का उनके ऊपर असर नहीं होगा, और यही क्या करती हैं, आगे भी स्प्रेड फैलाती हैं, इसी को स्प्रेड करती हैं, किसको, एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस को। एक बग होता है, आप पढ़े होंगे बग, सुपर बग बैक्टीरिया के अंदर होता है। दवा खाते खाते एक टाइम के बाद दवा असर करना बंद कर देती है। क्यों बंद कर देती है? क्योंकि बॉडी रेजिस्टेंस हो जाती है।
बॉडी उसको उससे रेजिस्टेंस हो जाती है। ऐसे ही कुछ बैक्टीरिया बड़े चतुर बैक्टीरिया होते हैं। चतुर इसलिए होते हैं क्योंकि इनके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट्स होती हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट्स का मतलब जिस भी एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस है, आप कितना भी उसको खिला दीजिए, बैक्टीरिया नहीं मरेगा, बैक्टीरिया नहीं खत्म होगा। तो साइंटिस्ट के लिए भी इसी साइट्स को खोजना जरूरी रहता है। सर हम इस साइट को खोज लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का इस्तेमाल भी बायोटेक में तो इसीलिए कर रहे हैं कि हमको जो बीमारियां का इलाज नहीं है उन बीमारियों का इलाज किया जाए, डीएनए की वैक्सीन बनाई जाए, किसी सीक्वेंस को करेक्ट किया जाए, कोई ऐसी है जो इनहेरिटेबल है, आगे के जनरेशन में इनहेरिट हो रही है, उसको रोका जाए। कभी कभी जो है ऐसी केसेस में क्या होते हैं, किसी किसी एंटीबायोटिक से किसी किसी पेशेंट को असर ही नहीं होता, तो ये पता किया जाए कि इसकी बॉडी में कौन सा है। अलग अलग जगह पर अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। मान लीजिए टाइफाइड का बैक्टीरिया है, कौन सा, साल्मोनेला टाइफी, हमारे बॉडी के अंदर आ गया, हमारे बॉडी के अंदर आ गया। अब उसके अंदर कोई जो है एआरजी प्रेजेंट होगा, कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट होगा। अब मान लीजिए हम दवा खा लिए, जो है क्लेविसेप आती है, कोई भी एंटीबायोटिक, मान लीजिए एजिथ्रोमाइसिन हमने खा लिया। अब एंटीबायोटिक का कोई रोल होगा क्या उसके अंदर? कोई रोल नहीं होगा। आप एजिथ्रोमाइसिन खा लीजिए, क्लेविसेप्स खा लीजिए, कुछ असर उसके ऊपर पड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। भैया आपको पहले एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को पता करना पड़ेगा, उसके बाद मेडिकेशन चलाना पड़ेगा, नहीं तो मेडिकेशन का कोई मतलब नहीं होगा, दवा असर पेशेंट को नहीं करेगी। ठीक बात है, ठीक बात है। ये चीज एक इसकी डेफिनेशन हम लोग रखें, किसकी? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की, कि भैया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता क्या है। जिस भी बैक्टीरिया पर रहेगा, उस बैक्टीरिया पर जिसका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, आप उस एंटीबायोटिक को चलाएंगे, पेशेंट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। जिससे रेजिस्टेंस नहीं है उस एंटीबायोटिक को चलाइए, और ये तभी पता चलेगा जब जिससे रेजिस्टेंस, किससे रेजिस्टेंस है ये पता चल जाएगा। किससे रेजिस्टेंस है ये मालूम चल गया तो अब दूसरा वाला चला लेंगे, मौज हो जाएगी, पेशेंट ठीक हो जाएगा। ठीक बात है, ठीक बात है। तो इसके आगे जो है, आइए हम लोग आउटलाइन अब मैं बनाऊं आपको, कि मेथड्स के आउटलाइन बना करके समझा जाए कि बायोटेक पूरी चलेगी कैसे, होता क्या क्या है। ठीक बात है, इतनी चीजें क्लियर हो गई सबकी। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन क्लियर हो गया, जी सर, डन सर। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या मैं बना रहा हूं? एक आउटलाइन बना रहा हूं, आउटलाइन बना रहे हैं इसकी, बायोटेक्नोलॉजी की एक आउटलाइन है कि हम करेंगे क्या क्या। सबसे पहले क्या चीज करते हैं कि हम लाते हैं डीएनए को। ये हमारा डीएनए है, ये हमने लेकर के आ गए, क्या? ये डीएनए है हमारा। सर ये जो डीएनए है, ये डीएनए है, इसको आइसोलेट करेंगे। ये हमारा डीएनए है, इसको क्या करेंगे? इसका आइसोलेशन करेंगे, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट किया जाएगा। यहां से डीएनए आइसोलेट कर लिया गया, ये डीएनए मेरा आइसोलेट हो गया है। इस आइसोलेटेड डीएनए को, ये जो आइसोलेटेड डीएनए आया है, अब इसको हम लोग कट करते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं? कट बाई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, आरई का मतलब क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। पहले डीएनए को आइसोलेट करेंगे, आइसोलेट करने के बाद ऐसे तो काम में आ नहीं जाएगा, तो इसको क्या करेंगे? कट करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस से। अब रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस से कट करने के बाद हमको हमारा डीएनए मिल जाएगा, और इसके कई सारे फॉर्म मिलेंगे, क्योंकि काट रहे हैं बड़े से डीएनए को। बड़े से डीएनए को सर हम लोग काट रहे हैं, तो कई सारे डीएनए मिल जाएंगे हमको। ये कई सारे डीएनए काटने के बाद मिल गए सर। अब इसमें से हमको सेलेक्ट करना है अपना डिजायर जीन। तो यहां क्या करेंगे हम लोग? सेलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन ऑफ डिजायर्ड जीन्स। जैसे ही हमको पता चल गई कि सेलेक्ट हमने करने के बाद हमारे पास ये जो आ गई डीएनए, ये हमारा कैसा है? डिजायर्ड जीन वाला सेलेक्टेड डीएनए है। अब इस डीएनए की अगर जरूरत है, इफ नीडेड, अगर इसकी जरूरत है तो यहां करेंगे पीसीआर। पीसीआर मतलब क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या होगी? डीएनए की और भी कॉपीज बनेंगी। यहां पीसीआर करेंगे, पीसीआर से क्या होगा? नंबर में इंक्रीज इन
increase in number of desired isolated DNA। पीसीआर कर देंगे सर, पीसीआर कर देंगे सर। पीसीआर करने के बाद, पीसीआर करने के बाद हमारे पास और कितनी सारी डीएनए की कॉपी आ जाएंगी। ये जो एक डिजायर्ड लेकर के हम आए थे, इस डिजायर्ड की और सारी कॉपीज आ जाएंगी सर। इस डीएनए की और सारी कॉपीज आ गई सर। अब इस डीएनए को यहां तक हम बना करके लेके आए। यहां पर एक और प्रोसेस करेंगे, एक प्रोसेस और क्या करेंगे सर, ये प्रोसेस हमारी एक और है। इस प्रोसेस में क्या होता है, ये दो प्लाज्मिड हैं, ये प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड, ठीक बात है। इस प्लाज्मिड को भी काटेंगे, इसको कट करेंगे आरई से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। इसको काटने के बाद जो है हमारा ये कैसा दिखेगा, ये हमारा दिखेगा कुछ कुछ इस तरीके का, क्योंकि इतना हिस्सा हमने यहां से काट लिया है, और ये पूरा दिखेगा सर। ये दिखेगा काटने के बाद, यानी यहां से थोड़ा सा हिस्सा निकालेंगे, ठीक बात है। अब इस डीएनए को, ये जो डिजायर्ड डीएनए का लेकर के आए यहां से, ये लोग कौन है, वेक्टर्स हैं। ये लोग कौन है, ये लोग वेक्टर्स हैं सर। अब इसमें जोड़ेंगे तभी काम आगे अपना बनेगा। तो इस डीएनए को उठाए, यहां से क्या उठाए, यहां से जो काटे थे प्लाज्मिड का हिस्सा, और कौन सा हिस्सा काटे होंगे भैया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन वाला ही निकाले हैं। इन दोनों को क्या करेंगे, सेल्फ लिटिगेट करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ज्वाइंड बाई, ज्वाइंड बाई लाइगेजेस। एक एंजाइम होता है लाइगेज, उससे ज्वाइन करेंगे। जब ज्वाइन करेंगे तो इतना हिस्सा ये जो है, ये हमारे डीएनए के साथ में लग जाएगा, ये हमारा ज्वाइन हो जाएगा सर। ये ज्वाइन होने के बाद हम कह सकते हैं ये कैसा है, सेल्फ लिटिगेटेड है। ये सेल्फ लिगेटेड है, सेल्फ लिगेटेड है। और ये कैसा है, नॉन रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट है। नॉन रिकॉम्बिनेंट यानी NR। अब इस डीएनए को, ये इस डीएनए को एक और मिलेगा, ये वाला कैसा है, ये वाला NR है, नॉन रिकॉम्बिनेंट। जिस पे पीला पीला दिख रहा है ये कैसा है, ये रिकॉम्बिनेंट है। इन्हीं को क्या करेंगे, होस्ट के अंदर भेजेंगे। इतनी चीजें लिखी है तो बताऊं, इतनी चीजों को इसी तरीके से ड्रॉ करिएगा, इसी क्रम में जैसे मैं ड्रॉ किया हूं ऐसे ही ड्रॉ करिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। पर ऐसे कॉपी होती है, ये कॉपी होती है, ये देखिए कॉपी है, ये कॉपी इस तरीके से बनाइएगा। ये देखिए आपको इस तरीके से बना हुआ है, इस पे ये इस तरीके से बना है, इसी तरीके से बनाइएगा ताकि याद रहेगा लंबे समय तक। तो कॉपी ऐसे कॉपी होती है, इसको ऐसे पलट लीजिए, इस तरीके से बनाना शुरू करिए, क्योंकि नीचे भी चीजें चलेंगी, ठीक बात है। इस तरीके से आपको बनाना है सर। यहां से आप आइसोलेट कर रहे हैं, ये एरो चला, फिर ऐसे चला, यहां आया, ऐसे आया, यहां तक आ गया, और ये कहानी अलग है, ये कहानी अलग है। इसको लिखिए और डन बताइए तो मैं बताऊं कि क्या मैं बनाया हूं, ठीक है। और जहां जहां नहीं लिख रहा है, ये क्या यहां लिखा है, ये वेक्टर लिखा है, वेक्टर लिखा है, ये रिकॉम्बिनेंट है। इसमें से एक क्या है, रिकॉम्बिनेंट है, दूसरा क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है। तो वन वाला रिकॉम्बिनेंट है और दूसरा वाला नॉन रिकॉम्बिनेंट है। इसको लिखिए तो मैं बताता हूं मैं क्या बनाया हूं। जीवी जी बना ली हैं, बहुत अच्छा है। जो लोग नहीं बनाए हैं वो लोग भी बना लें। कर जी, आप सही बात बोलें।
प्रभाकर जी कह रहे हैं शिवी जी आप लिख नहीं रही हैं, सिर्फ ऐसे कह दे रही हैं, इतना जल्दी कैसे लिख सकते हैं भैया? इतना जल्दी कैसे लिखा जा सकता है? कुछ तो गड़बड़ है दया। शिवी जी इतना जल्दी कैसे लिख रही हैं भैया? सब लोग बना करके मुझे बताइए, इस तरीके से बनाना है आपको। यहाँ से ऐसे 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 शुरू करके यहाँ लाना है, ये दो अलग नीचे इसी के बगल में बनाना है, यहाँ से एरो आएगा, इसे जुड़ेगा। अभी मैं बता रहा हूँ क्या बनाया हूँ, ठीक बात है? सर हम लिख लेते हैं फास्ट। सब लोग शिवी जी की तरह ही फास्ट लिखें तो सिलेबस भी जल्दी खत्म होगा। ठीक बात है, ठीक बात है, लिखिए जल्दी जल्दी। इसको मैं यहाँ से इसको बनाने का, इतना पूरा ड्रॉ करने का, ये आउटलाइन चल रही है किसकी? बायोटेक की। कि सर बायोटेक में हम लोग करेंगे क्या क्या, बायोटेक में होगा क्या क्या, आगे चीजें आप पढ़ाएंगे जो हम लोगों को, उसमें आप हम लोगों को क्या पढ़ाएंगे, तो मैं वही बता रहा हूं आपको कि मैं क्या पढ़ाऊंगा, क्या करूंगा आपको। ठीक बात है। सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? डीएनए को आइसोलेट किया जाता है। जिस भी डीएनए को अपने को चाहिए भैया, ऐसे डीएनए होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए रहेगा, उसको क्या कर लेंगे? आइसोलेट कर लेंगे। यहां से आइसोलेट किए डीएनए को, तो ये डीएनए हमारा आइसोलेटेड वाला है। अब इस आइसोलेटेड वाले को कितना बड़ा सा निकालें हैं, कितना छोटा सा निकालें हैं, एक साइज के हिसाब से हमें काटना होगा। वो काटेंगे तभी काम भी होगा, बड़े डीएनए का अपने को कोई काम नहीं है। तो ये आइसोलेटेड डीएनए को अपने हिसाब से जितना बड़ा हमको डिजायर्ड चाहिए था, जितना बड़ा हमको चाहिए था, उतना बड़ा बड़ा हम पीसेस काट लेंगे। आपको पता है मॉलिक्यूलर सीजर्स होती है, मॉलिक्यूलर कैंची होती है। मॉलिक्यूलर कैंची जो है उसको जैविक कैंची कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में? आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। जैविक कैंची कहते हैं, कौन सी कैंची कहते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर्स। मॉलिक्यूलर सीजर्स जो होता है, मॉलिक्यूलर कैंची जो होती है, वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। अब ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में भी दो चीजें हैं। रेस्ट्रिक्शन आरई एंजाइम्स कहते हैं। अब इसमें ये एंडोन्यूक्लियस भी हो सकता है और एक्सोन्यूक्लियस भी हो सकता है। वो आगे जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स में पढ़ाऊंगा तो सारी चीजें बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना याद रखिए कि मॉलिक्यूलर सीजर्स, जो मॉलिक्यूलर सीजर्स होते हैं, या मॉलिक्यूलर सीजर्स जो होते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स से हम क्या करते हैं? काटते हैं। मॉलिक्यूलर सीजर कौन है? आरई है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। यहां पर हमने इस डीएनए को काट लिया सर। मान लीजिए सर इस तरीके से कैंची हम पकड़े, लेकर के गए आरई से, और यहां से काट लिए कहीं से भी। अगर यहां से कहीं से काट रहे हैं तो ये एक्सो है भैया, यहां से कहीं से काट रहे हैं तो एंडो है भैया। ठीक बात है। तो इसको काट लिए। काटने के बाद हमको जो है ये डीएनए छोटे छोटे पीसेस में मिल जाएगा। अब जिस जीन की हमें कामना थी, कि जो डिजायर्ड जीन हमें चाहिए था, उसको इसमें से खोज लेंगे। जिस जीन को डिजायर्ड सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन ऑफ डिजायर्ड जीन्स, कि जो जीन्स हमको चाहिए थी उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहां से उसको सेलेक्ट किए तो इसमें से हमको पता चला कि ये वाला एक है जिसके पास जो है डिजायर्ड जीन है जो हमें चाहिए था। अब यहां लेने के बाद अगर एक से ही काम चल जाएगा तो ठीक है, लेकिन एक से काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? मनई गलती करेगा ना। एक लेकर के चले आए, मान लीजिए हम कर रहे हैं लैब के अंदर, कुछ गलती हो गई, एक्सपेरिमेंट गलत हो गया, तो ये बेकार हो जाएगा। तो फिर यहां से प्रोसेस शुरू करनी पड़ेगी। तो हम इसी हाथ क्या करते हैं? पीसीआर होता है। पीसीआर का मतलब पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। ये पीसीआर जो है, आगे पढ़ेंगे इसको भी, पीसीआर के मदद से डीएनए की कॉपीज को बढ़ाया जाता है। ये डीएनए एक हम लेकर के आए थे, हमें आवश्यकता अगर रहेगी कि इसकी 15 कॉपी बना ली जाए तो हम पीसीआर कर लेंगे, और डिजायर्ड जीन्स का नंबर जो है आइसोलेटेड डीएनए से, इसको हम बढ़ा लेंगे। तो हम पीसीआर परफॉर्म किए तो ये हमारे पास देखिए एक था, ये 3 आ गया, 1 2 3 हमने बना लिया। अब ये 3 जो है यहां तक कहानी आकर के रुक गई। ये कौन से हैं? डिजायर्ड जीन वाले डीएनए हैं। ये आरई के द्वारा काटे हो चुके हैं और अपनी आवश्यकता अनुसार हमने इनको पीसीआर से बढ़ा दिया है। हम यहां तक ला करके छोड़े हैं। अब ये
जुड़ेगा किसी से, प्लाज्मिड में जोड़ेंगे भैया। डीएनए कूद करके दूसरे में तो चला नहीं जाएगा कि मैं आना चाहता हूं, ऐसा तो होता नहीं है। एक प्रक्रिया होती है, वेक्टर के थ्रू भेजा जाता है। तो ये हमारा बैक्टीरियम था, ये वही बैक्टीरियम है जो यहाँ हम लेकर के आए थे, ये वही बैक्टीरियम है जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा था, ये वही बैक्टीरियम है। ये यही प्लाज्मिड्स हैं जो यहाँ पर मैं रखा हूँ। यही वाले प्लाज्मिड्स को मैं यहाँ पर इसके अंदर इसको जो भी कह लीजिए, बीकर कह लीजिए, टेस्ट ट्यूब कह लीजिए, इसके अंदर रखा हूँ सर। टेस्ट ट्यूब के अंदर सर रखे हैं इसको। इसके अंदर क्या रखने के बाद क्या फायदा है कि ये प्लाज्मिड यहां से है, ये दो प्लाज्मिड हैं। अब इन प्लाज्मिड को भी कट करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। कट क्यों करेंगे? डीएनए कहां अपना लगाएंगे, डीएनए अपने को लगाना पड़ेगा। तो यहां जहां जरूरत नहीं थी वहां से जितना काम का हिस्सा नहीं था काट देते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। तो एक कटेगा और दूसरा नहीं काटे हैं, दूसरा एज इट इज लेकर के आए हैं। देखो जब हम लोग काटते हैं या कोई परिवर्तन चेंज करते हैं ना, तो उसके साथ एक ओरिजिनल वाला भी करके जाना होता है, नहीं तो कहीं पकड़ा गए कहेंगे अरे ये तो मॉडिफाइड है, मॉडिफाइड है। बैक्टीरिया चिन्ह गया तो, बैक्टीरिया आपको पहचान लिया तो कि नहीं ये तो मॉडिफाइड है, इनसे बच के। बैक्टीरिया बेवकूफ थोड़े, बैक्टीरिया है। इसीलिए एक एज इट इज रखते हैं और एक में चेंज करेंगे। तो यहां फिर से दो प्लाज्मिड आ गए, एक कटा हुआ है एक नहीं है। एक पर डीएनए लपेट जाएगा, वो जिस पर लपेटेगा वो क्या हो जाएगा, और ये लपेटेंगे किससे? लाइगेजेस के मदद से। इन दोनों को ज्वाइन, यहां से जो हमारा डिजायर्ड डीएनए आया था इसको, और ये जो हमारे जो प्लाज्मिड को काटा है हमने इसको, इन दोनों को जोड़ेंगे कैसे? लाइगेजेस के मदद से। जब हम इन दोनों को लाइगेजेस के मदद से जोड़ेंगे तो ये सेल्फ लिगेटेड हो जाता है, अपने से जुड़ जाता है, कोई समस्या नहीं आती। सेल्फ लिगेटेड हो जाएगा तो ये दो है ना भैया, यहाँ एक, ये दो, ये एक, ये दो, यहाँ पे भी एक, ये दो, तो यहाँ पे भी दो मिलेंगे। ये जो दो मिले हैं इनमें से एक पे डीएनए आकर के लग गया, वो रिकॉम्बिनेंट हो गया। एक पे डीएनए आके लग गया, वो रिकॉम्बिनेंट हो गया, और एक पे डीएनए नहीं लगा है, वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है। यहां तक कहानी। अब इन्हीं दोनों को, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को ही, इन्हीं दोनों को होस्ट के अंदर भेजा जाएगा। जिसकी कहानी, जिसके लिए पूरी तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसी के लिए अब यहां से इन दोनों को होस्ट के सेल के अंदर भेजा जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? क्या ये, अच्छा भूपेन जी आ गए हैं अभी। भूपेन जी गुड आफ्टरनून। आज मुझे लग रहा था कई लोग आज मुझे क्लास में नहीं दिख रहे हैं, आज जनता कम आई है, आज जनता कम आई है भैया। तो इसको रिकॉर्डेड में देख लीजिएगा, आधा आप, आधा अभी से लिख लीजिए, आधा रिकॉर्डेड में देख लीजिएगा। ठीक बात है। भूपेंद्र सर आ गए हैं। ये कहानी आपको समझ में आई क्या? ये आउटलाइन आपको समझ में आया क्या? मुझे बताइए, ये समझ में आया क्या कि ये कर कैसे रहे, क्या क्या करेंगे, ये समझ में आया क्या? नहीं क्लियर हुआ फिर से कहिए, मैं फिर से बताऊंगा, क्योंकि ये नहीं समझ में आएगा तो आगे समझ में मुश्किल पड़ेगी, आगे कठिन ना हो, इसलिए अभी से आसान करते चले जा रहे हैं, क्योंकि आगे खेला जाएगा, बस खेल खेल में आगे खत्म करेंगे, इसीलिए ये नींव बना रहा हूं। तो ये समझ में नहीं आया तो बताइए। बिल्कुल, देखिए भूपेन जी कह रहे हैं कि स्कूल में टाइम नहीं मिल पाता, बहुत मेहनत करते हैं, स्कूल भी है, साथ में जाते हैं, और भी चीज़ें हैं, उसके बाद भी क्लास अटेंड करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो भूपेन सर बहुत मेहनत करते हैं, आप सब लोग बहुत मेहनत करते हैं इनफैक्ट। ठीक है, समझ में आ गया क्या ये बताइए? हम भी हैं सर, विशाल जी भी हैं, सबको देख रहे हैं, सबको देख रहा हूँ, सबको देख रहा हूँ। ये समझ में आ गया क्या बताइए? ठीक है, ये हो गया है, बना लिए हैं। डन बता दीजिए, डन। सभी लोग डन बता दें, हो गया है क्या? ये लिख लिए हैं क्या? आगे बनाया जाए, यहां से अब कहानी आगे लेकर के जाई जाएगी रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट से। ये बना लिए हैं तो बताइए। यस सर। सभी लोग एक बार मुझे बता दें कि ये बन गया है क्या? ठीक बात है, डन। आगे इन्हीं दोनों को आगे लेकर के आते हैं। एक अपना रिकॉम्बिनेंट आया है और एक क्या आया है? नॉन रिकॉम्बिनेंट आया है। एक कौन सा है?
एक अपना नॉन रिकॉम्बिनेंट है, और एक कौन सा है, रिकॉम्बिनेंट है। ठीक बात है। अब इसको क्या किया जाएगा सर, होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा। इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर इन होस्ट सेल। होस्ट सेल के अंदर जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये होस्ट की सेल है, होस्ट की सेल है, ये भी होस्ट की सेल है। अब जब इसको होस्ट के सेल के अंदर ट्रांसफर करेंगे तो 3 केस बनते हैं। कौन कौन से केस बनते हैं? पहला केस बनता है, ये इस तरीके से आ गया। पहला केस क्या बनेगा सर, क्या बनेगा? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, जिसको एंटी कहेंगे। एक क्या बनेगा? ट्रांसफॉर्मेंट। एक बनेगा ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट बट, या बट नहीं, विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट। और इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट को TNR, TNR। और एक संभावना क्या बैठेगी? ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट, विथ रिकॉम्बिनेंट। इसको क्या बोलेंगे सर? ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट सेल, इसको TR बोलेंगे, TR बोलेंगे। पर हम लोग तो फिर भी फैमिली पड़ोसी रिलेटिव बच्चे हैं। बिल्कुल सही बात प्रेरणा जी भी कह रही हैं। यही सब तो है कि आप में वो नहीं है कि मेरे सब्र का फल जरूर निकलेगा। आप लोग जो मेहनत करते हैं, इतना मेहनत आप लोग कर रहे हैं, उसके बाद पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके सब्र का, आप लोगों के सब्र का फल जरूर निकलेगा। इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा। ठीक है, आप सभी के मेहनत का, सब्र का फल जरूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा। ठीक बात है। सभी के लिए जो है इन्हीं मुश्किलों का, इन्हीं हालातों में हंसते मुस्कुराते हुए पार निकलना है। परेशान होंगे तो क्या होगा? माहौल बिगड़ता है। प्रसन्न रह करके, सब्र धर करके चलते चलिए, अच्छे दिन आते हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। ये हो गया डन, डन। इसको हो गया तो मैं इसको समझाऊं, क्योंकि ये खेला है भैया, इसको समझना जरूरी है। सब्र करते करते थक गए, थोड़ा सा सब्र और करिए। सब्र से नहीं थका जाता। आपका सब्र जितना ज्यादा होगा, परिणाम उतना अच्छा आपके रूप में आपके लिए आएगा, उतना शानदार परिणाम आएगा। सब्र से नहीं थका जाता। सब्र वाकई में ऐसी चीज है जो थकने के बाद ही तो धर रहे हैं, और अगर सब्र से भी थक जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। ठीक बात है, ठीक बात है। समय समय की बात होती है। समय बस खराब चल रहा है और कुछ भी नहीं। और कितने दिन तक समय खराब चलेगा?
ज़्यादा दिन तक समय और ख़राब नहीं चलेगा। अब चीज़ें जल्द ही बहुत अच्छी आने वाली हैं, इसीलिए कह रहा हूँ आप लोग तैयार रहिए। समय जैसे बदलेगा तुरंत लपक लीजिएगा। ठीक बात है, ठीक बात है। सब्र का फल मीठा होता है, और इतना ही नहीं, जितना गहरा सब्र होता है, जितना ज़्यादा सब्र होता है, उतना और ज़्यादा मीठा होता है। ठीक बात है। यहाँ पर आते हैं इस पर से आते हैं। दुख दर्द है वो सभी की ज़िंदगी में होता है। मैं मानता हूं कि जिसकी ज़िंदगी में तकलीफ नहीं है उसकी ज़िंदगी ही नहीं है। भैया आसान ज़िंदगी लेकर के करेंगे क्या? मशीन हो जाएंगे, मनई थोड़े रहेंगे। मनई वही है जिसके जीवन में गम है, और गम है तो सीख है, सीख है तो प्रसन्नता है, प्रसन्नता है तो आगे जीवन अच्छा है। ठीक बात है। इस पर आते हैं सर, इस पर आते हैं। मैं आपको यहां तक लेकर के आया था, यहां से दो चीजें बनी थी, एक रिकॉम्बिनेंट बना था और एक नॉन रिकॉम्बिनेंट बना था। अब यहां पर उसी को लेकर के आए हैं। ये वही चीज है, एक रिकॉम्बिनेंट है, एक नॉन रिकॉम्बिनेंट है। रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को ट्रांसफर करेंगे होस्ट सेल के अंदर। जब इसको होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर करते हैं तो तीन संभावनाएं बनती हैं। तीन संभावनाएं बनती हैं। कौन कौन सी संभावनाएं बनती हैं? कौन कौन सी संभावनाएं बनती हैं सर? सबसे पहली संभावना ये बनेगी कि ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हो जाए। ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब ट्रांसफर नेक्स्ट जनरेशन में होगा, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल लगेगा। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल आपको मैं बता करके आया था कि नेक्स्ट जनरेशन में जा रही है, ट्रांसफॉर्मेंट होता है, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ एक क्या बनेगा? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बनेगा, यानी कि जो आप लेकर के आए हैं सर, ये रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट, सेल के ऊपर कोई असर नहीं है। ये संभावना है, ऐसी संभावनाएं बनती हैं। दूसरी संभावनाएं क्या बनेगी? दूसरी संभावना ये बनेगी कि ट्रांसफॉर्मेंट तो हो गया, नेक्स्ट जनरेशन पर हम शिफ्ट कर देंगे, परंतु नॉन रिकॉम्बिनेंट है, इसमें रिकॉम्बिनेंट वाला कैरेक्टर नहीं आया है, रिकॉम्बिनेंट वाले जीन नहीं है, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है। और तीसरी संभावना बनेगी जिसमें ट्रांसफॉर्मेंट भी रहेगा, साथ में रिकॉम्बिनेंट भी रहेगा। ट्रांसफॉर्मेंट भी है, साथ में रिकॉम्बिनेंट भी है। इसको बोलते हैं टीआर, इसको बोलते हैं टीएनआर, और इसको बोलते हैं एनटी। तो ये वाला अपने काम का नहीं, ये भी अपने काम का नहीं। क्या ये अपने काम का है? इसको आगे लेकर के जाएंगे। ये अपने काम का है। क्या बात है। जीव जी, विशाल जी, आशीष जी, तीनों लोग बहुत बेहतरीन लिखे हैं। आरजू जी का भी बहुत शानदार कमेंट आया है, उनकी भी बात बहुत सही है। ठीक बात है भैया। ये तीन संभावनाएं बनेंगी, तीन संभावनाएं बनेंगी। ये दो संभावनाएं अपने काम की नहीं है, ये एक संभावना अपने काम की है, ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट सेल वाली, टीआर वाली। इसी को आगे लेकर के चलना है, इसी को आगे लेकर के चलना है। ये लिख लिए हैं आप लोग? ये लिख लिए हैं? मैं आगे बढ़ूं? ये लिख लिए हैं तो आगे बढ़ें, इसके नीचे लेकर के चलें ट्रांसफॉर्मेंट को। आरजू जी बहुत बेहतरीन कमेंट लिखे। ठीक बात है भैया। ये बताइए पहले, ये लिख लिए हैं कि नहीं? हंसी मजाक ठीक चलता रहेगा। ये लिख लिए हैं क्या? डन 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 डन। इसके आगे इस वाले को, ये मेरे काम का है, मैं इसको आगे लेकर के चलूंगा। जब मैं इसको आगे लेकर के चलूंगा तो मैं यहां कह सकता हूं कि ये मेरी सेल थी। ये सेल कैसी थी? प्लाज्मिड वाली मेरी, ये मेरी प्लाज्मिड वाली सेल थी सर। ये कैसी थी? ये ट्रांसफॉर्मेंट थी, ट्रांसफॉर्मेंट थी, साथ में रिकॉम्बिनेंट सेल भी है, विथ रिकॉम्बिनेंट बिनेंट सेल। अब इसी को आगे लेकर के जाएंगे, इसको टी आर कहते हैं, टी आर सेल कहते हैं। इसको आगे लेकर के जाएंगे, टी आर को आगे लेकर के जाएंगे, टी आर सिलेक्शन इसको कहते हैं। यहाँ पर टी आर को आगे लेकर के जाएंगे, टी आर सिलेक्शन करेंगे। जब टी आर सिलेक्शन हो जाएगा तो आगे लेकर के जाने के बाद जो अपने को मिलेगा सेल, ये सेल अपनी मिली है टी आर सिलेक्शन के बाद, ये सेल जो अपनी प्लाज्मिड वाली मिली है सर, ये कौन सी होगी सेल? ये रिकॉम्बिनेंट सेल होगी, ये रिकॉम्बिनेंट सेल होगी। इसी को अपन क्या कह सकते हैं? जेनेटिक, जेनेटिक
मॉडिफाइड सेल, ये जेनेटिक मॉडिफाइड सेल है, या इसी को जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी कह सकता हूं। जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यानी कि ये क्या है, जीएमओ है। अब इस जीएमओ के आगे कहानी लेकर के जाएंगे। अब इस जीएमओ मिल गया अपने को, इसका नंबर इंक्रीज करेंगे, इसको नंबर इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज क्यों करेंगे सर? पहले चीज तो इंक्रीज किसमें करेंगे, तो इंक्रीज करेंगे इन नंबर ऑफ प्लाज्मिड एंड सेल नंबर, इसमें इसको इंक्रीज कर लेंगे। क्यों इंक्रीज करना है सर, सेल नंबर और प्लाज्मिड क्यों इंक्रीज कर रहे हैं? पहले इंक्रीज करवा दीजिए सर। ये इंक्रीज हो गया 1 2 और साथ में ये 3, ये 3 नंबर हम लोग इंक्रीज करवा दिए हैं। ये प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड के भी नंबर को बढ़ा दिए हैं। ठीक बात है, प्लाज्मिड के नंबर सेल के नंबर को बढ़ा दिए हैं। इसका क्या करेंगे, इन तीनों का क्या करेंगे, आइसोलेशन करेंगे। आइसोलेशन, साथ में प्यूरिफिकेशन और प्यूरिफिकेशन करने के बाद क्या करेंगे, क्वालिटी का टेस्ट करेंगे। साथ में क्वालिटी टेस्ट करेंगे। इसके बाद इनमें से कुछ को स्टोर कर लेंगे, कुछ को क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। और स्टोर करने के बाद फिर से आएगा और यहाँ से जिसका ज़रूरत रहेगी उसको भेज देंगे मार्केटिंग के लिए, पैकेजिंग एंड मार्केटिंग। पैकेजिंग एंड मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। रशिता जी आई हैं, लेट हो गया है थोड़ा, अब तो क्लास खत्म होने वाली है। यहाँ से पिछले वाली स्लाइड से जो मैं लेकर के आया था, ये ट्रांसफॉर्मेंट वाली, अब ट्रांसफॉर्मेंट से ही आगे कहानी बढ़ा रहे हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेंट है, ट्रांसफॉर्मेंट के साथ में रिकॉम्बिनेंट वाली टीआर कहते हैं, टीआर सिलेक्शन करेंगे। टीआर सिलेक्शन करने के बाद जब टीआर सेलेक्ट कर लेंगे तो ये जो सेल मिलेगी, ये सेल अपनी जीएमओ है। जीएमओ यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, जीएमओ की सेल है। इसमें प्लाज्मिड के नंबर को इंक्रीज करेंगे। भैया प्लाज्मिड रहेगा तो ही खेला होगा, डीएनए उन्हें चिपकाएंगे किस पे, प्लाज्मिड है तो वेक्टर है, तो प्लाज्मिड का नंबर इंक्रीज करेंगे, सेल का नंबर इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज किस लिए करेंगे, यहां से तो अपना काम हो जाएगा लेकिन एक बार होगा, बार बार फिर करना होगा तो फिर यहां तक प्रोसेस लानी पड़ेगी। इसीलिए कुछ एक्स्ट्रा बना करके स्टोरेज में धर लिया जाता है कि ठीक है भंडारण में धरे हैं, कल को फिर काम चलेगा, एक और निकाल करके कॉपी वहां से प्लाज्मिड की आ जाएगी, काम आगे कर लेंगे। तो यहां से कुछ को स्टोर कर लेंगे और बाकी का जिससे काम आगे बढ़ाना, जिसको मार्केट में लेकर के जाना है, उसका आइसोलेशन प्यूरिफिकेशन और क्वालिटी टेस्ट करेंगे। क्वालिटी टेस्ट, आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन करने के बाद इसको पैकेजिंग और मार्केटिंग कर देंगे प्रोडक्ट्स की। अरे ठेकुआ उकुआ भी आ गया क्या? आज ठेकुआ बना रहे होंगे। हाँ ठेकुआ बनता है आज। भैया जी ये बताइए, ये लिखे क्या आप? भैया जी लिखे क्या आप, बताइए। ये समझ में आ गया क्या? फिर से एक बार पूरी कहानी सुनाऊंगा, फिर से एक बार पूरी कहानी सुनाऊंगा, इसलिए जल्दी से लिख लीजिए सब लोग, जल्दी से लिख लीजिए सब लोग। पूरी बायोटेक्नोलॉजी का आउटलाइन जा रहे हैं इसके बाद करने। ये ऐसे कुछ करते थे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए लिख लिए हैं क्या, लिख लिए हैं क्या?
ठीक है, ठीक है। आइए फिर से शुरू से लेकर के आता हूं आपको, जहां से आउटलाइन शुरू की थी मैंने। यहां से आउटलाइन शुरू की थी कि बायोटेक में करेंगे क्या क्या। सबसे पहले मैं कहा कि डीएनए को आइसोलेट करते हैं। जैसे डीएनए आइसोलेट करके निकाल लेंगे मॉलिक्यूलर सीजर से, इसको जैविक कैंची से, जैविक कैंची बायोलॉजिकल सीजर कहिए, मॉलिक्यूलर सीजर कहिए, उससे इसको काटेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। काटने के बाद ऐसा ऐसा कापी मिलती है। इन कापी में से जो हमारे काम की कापी है उसको ले लेंगे। उसको बोलते हैं सिलेक्शन ऑफ डिजायर्ड जीन्स, कि जिस जीन की हमें आवश्यकता थी हमने उसको ले लिया। जैसे ही हम ले लेंगे डिजायर्ड जीन हमारे पास आ जाएगा। अगर जरूरत होगी तो इसके नंबर को बढ़ाएंगे, नंबर को बढ़ाएंगे विद द हेल्प ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर करवा करके डिजायर्ड आइसोलेटेड डीएनए जो है, जीन आइसोलेटेड डिजायर्ड डीएनए जो अपना था यहां से आया था, इसमें क्या करेंगे, पीसीआर से इसके नंबर को इंक्रीज करेंगे। सर इसका नंबर यहाँ एक था, यहाँ नंबर हमने इंक्रीज कर लिया। इसके बाद वेक्टर लगता है, अपने से जाएगा नहीं, वेक्टर की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर वेक्टर भी लेकर के आए हैं बैक्टीरिया के या फिर जिसके भी ईस्ट के हो। बीएसी रहेगा बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, वाईएसी रहेगा ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, ये सब वेक्टर ही है। इसको काटा गया रिस्ट्रिक्शन से। काटने के बाद इसके डीएनए के साथ में दोनों को, इसको और डीएनए को दोनों को ज्वाइंट किया गया, ज्वाइंट बाय लाइगेजेस। जैसे ही ज्वाइन कर देंगे ये सेल्फ लिटिगेट हो जाएगा, एक नॉन रिकॉम्बिनेंट बनता है, एक रिकॉम्बिनेंट बनेगा, होस्ट के अंदर इसको शिफ्ट किया जाएगा। होस्ट के अंदर जैसे ही शिफ्ट करेंगे सर, एक नॉन रिकॉम्बिनेंट एक रिकॉम्बिनेंट होस्ट के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं इन होस्ट सेल। तीन संभावनाएं बनेंगी, या तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंटी आ जाएगा, या तो ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट टीएनआर आएगा, या फिर ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट सेल आएगी। और जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन भी हो, जिसमें रिकॉम्बिनेशन भी हो, जो ट्रांसफॉर्मेंट भी हो, जो रिकॉम्बिनेंट भी हो, वही सेल टीआर सेल कहलाती है और वही सेल अपने काम की होती है। इसको पकड़ेंगे, सेलेक्ट करेंगे टीआर सेल को। यहां से टीआर सेल को हमने ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट सेल थी, यहीं पर टीआर का सिलेक्शन किए। टीआर का सिलेक्शन करने के बाद ये जो सेल हो गई, क्योंकि इसमें रिकॉम्बिनेंट भी था ट्रांसफॉर्मेंट भी था, तो ये जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हो गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ हो गया। इसी जीएमओ का सर नंबर इंक्रीज कर लेंगे, क्योंकि अब जीएमओ मिल गया है, फिर से पूरी प्रोसेस जीएमओ खोजने में नहीं निकालेंगे। जीएमओ के नंबर को, प्लाज्मिड के नंबर को, सेल के नंबर को इंक्रीज कर लेंगे। इंक्रीज करने के बाद आइसोलेशन करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे, क्वालिटी टेस्ट करेंगे, और इतना करने के बाद जितने की जरूरत रहेगी उतने को पैकेजिंग करके मार्केट में भेज दिया जाएगा, उन प्रोडक्ट्स को जितने प्रोडक्ट्स की जरूरत थी। नहीं तो इनका स्टोरेज कर लेंगे। बोलिए क्लियर है क्या? नहीं तो इनका स्टोरेज कर लेंगे। क्लियर है क्या? एकदम क्लियर है क्या? ये आउटलाइन है बायोटेक्नोलॉजी की, यही होगा बायोटेक्नोलॉजी में। इन्हीं अलग अलग चीज़ों का, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, लाइगेजेस के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट के बारे में, रिकॉम्बिनेंट के बारे में पढ़ेंगे, यही सारी चीज़ें चलेंगी। क्लियर हैं क्या? बताइए सर, क्लियर है क्या? एकदम क्रिस्टल क्लियर है क्या? कोई समस्या हो तो पूछिए, कोई समस्या हो तो पूछिए, जरा सी भी समस्या हो तो पूछिए। बायोटेक्नोलॉजी एकदम खेल खेल में खत्म करनी। बायोटेक्नोलॉजी के सवाल आपको दिखेंगे, और मेरा ये वादा है, मेरी गारंटी है। इकोलॉजी, मॉलिक्यूलर और ये बायोटेक, इकोलॉजी के 3 चैप्टर पढ़ाया आपको, मॉलिक्यूलर में 1 चैप्टर पढ़ाया, फिर ये 2 चैप्टर यहाँ चलेंगे, यानी कि 3 1 4 2 6 चैप्टर में से कहीं भी किसी भी परीक्षा का एग्जाम हो, किसी भी परीक्षा का, बायोलॉजी का, इन 4 5 6 चैप्टर जो मैं पढ़ाया हूं इससे रिलेटेड एग्जाम हो, एक भी सवाल अगर बच गया तो कहिएगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर एक भी सवाल बच गया है क्या। इतनी चीजें क्लियर हैं? इतनी चीजें क्लियर हैं सर? इतनी चीजें क्लियर हैं तो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अभी बिल्कुल बेसिक चल रहा है बायोटेक का, बिल्कुल बेसिक चल रहा है, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें अभी लेकर के चल रहे हैं। सिर्फ तैयार कर रहा हूं बायोटेक के लिए आपको, क्योंकि एक बार आप तैयार हो जाएंगे फिर हम लोग खेला जाएगा। ठीक बात है, फिर आपको पता है ना, मैं खेलता हूँ, मुझे खेलना बहुत पसंद है, मैं खेलता हूँ, मुझे खेलना बहुत पसंद है। आप लोग भी साथ में खेलेंगे। ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है। सर जी हाँ, क्लियर करें।
ठीक बात है। कह रहे हैं इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ये प्रैक्टिस में आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिस होती रहती है। डॉक्टर सुमन सर भी करवाते हैं, आपकी एनसीईआरटी की भी प्रैक्टिस चलती रहती है, आकाश सर भी प्रैक्टिस करवाते हैं। प्रैक्टिस में आप देखिए कैसे सवाल इसके दिख रहे हैं। ये नोट्स के बाहर जो अपनी नोट्स मैं बनवा रहा हूँ, इस नोट्स के बाहर सवाल नहीं जाएंगे। इतनी गारंटी है मेरी कि ये मेरे जो नोट्स हैं, इस नोट्स के बाहर किसी भी परीक्षा, बोर्ड की परीक्षा से लेकर के यूपीएससी के प्रीलिम्स तक, यूपीएससी के मेंस तक की बात कर रहा हूँ, ये नोट्स के बाहर सवाल नहीं बनेंगे, ये मेरी गारंटी है। कैसे सवाल बनेंगे मैं भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। अगर आप बोलेंगे तो मैं भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, आपको दिखाएंगे कैसे सवाल बनेंगे। मतलब मसला ये नहीं है सवाल कैसे बनेंगे, मसला ये नहीं है सवाल कैसे बनेंगे, इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे भी बनेंगे आप बनाएंगे, उसको आपसे बनेंगे। ठीक बात है। आपका क्या क्वेश्चन है आशीष जी, पूछिए क्या क्वेश्चन है। आशीष जी पूछिए क्या क्वेश्चन है भैया। घर गए हैं दिवाली पे, दिवाली पे घर गए हैं, आएंगे पढ़ाएंगे। दिवाली पे छुट्टी पे घर गए थे भैया, आ जाएंगे पढ़ाएंगे सर आपके। ठीक बात है, ठीक बात है। सोमनाथ जी घर गए हैं सर, आएंगे पढ़ाएंगे। आशीष जी क्वेश्चन पूछिए अपना। सर जी मेरा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन आपका पूछिए। आशीष जी पूछिए, पूछिए भैया क्या सवाल पूछे हैं आशीष जी। पूछिए पूछिए, टाइम हो रहा है, एंड करना है मुझे सेशन। आशीष जी जल्दी पूछिए, आप ही का वेट कर रहा हूँ, आपका इंतजार कर रहे हैं। आशीष जी जल्दी से भेजिए। ठीक है, तो सेशन अच्छे लगा करें तो लाइक किया करिए, कमेंट्स में मुझे बताया करिए कि सर आपके सेशंस अच्छे लग रहे हैं। आप और क्या क्या चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इसके बाद माइक्रोब्स का सोचा है मैंने, वो भी चलेगा। ठीक है, तो सेशन लाइक किया करिए, सेशन पसंद आया करे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपके काम की बहुत सारी चीज़ें इस चैनल पर आती हैं। और कुछ हो तो बताएं। आशीष जी कहाँ चले गए, इनका सवाल मुझे नहीं दिख रहा है। आशीष जी बोले मेरा कुछ क्वेश्चन था सर, उसके बाद जो है क्लियर करें, कह रहे थे एक क्वेश्चन है सर क्लियर करें, लेकिन अब दिख नहीं रहे। इन नेशनल पार्क प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड, क्या लिखे हैं, इन नेशनल पार्क प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड टू फाउना ओनली, फ्लोरा ओनली, बोथ, इंटायर इकोसिस्टम। अच्छा सवाल है, इस पे चर्चा भी हुई है आशीष जी अपनी। ये सवाल प्रैक्टिस में मेरी चर्चा हुई है, प्रैक्टिस 5 या प्रैक्टिस 6 में इसकी चर्चा मैं किया हूँ। ठीक है, नेशनल पार्क जो होते हैं, नेशनल पार्क जो आपके होते हैं, नेशनल पार्क, जैसे बंबई में एक है संजय गांधी नेशनल पार्क। नेशनल पार्क के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों होते हैं। नेशनल पार्क के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों देखने को मिलते हैं। ठीक है, प्लांट्स भी रहते हैं, एनिमल्स भी रहते हैं। अगर बॉटेनिकल गार्डन है तो केवल प्लांट्स हैं, अगर जूलॉजिकल पार्क है तो केवल एनिमल्स हैं, लेकिन अगर नेशनल पार्क है तो दोनों हैं। इसके बाद मुझे लगता है आप समझ गए, इसके बाद क्लियर हो जाएगा। इसके बाद क्लियर हो गया आशीष जी, ठीक बात है, ठीक बात है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया आशीष जी। बता दीजिए फौना, फ्लोरा, बोथ या इंटायर इकोसिस्टम, बोल दीजिए। इंटायर इकोसिस्टम कह रहे हैं तो इस पर भी ध्यान जाएगा, समझ रहे हैं, लेकिन आपको वहां तक ध्यान नहीं लेके जाना है, फ्लोरा फौना दोनों कंजर्व रहती है। ठीक बात है, फौना ओनली माना गया है। देखिए ये जो यूपीएससी का आप बता रहे हैं, यूपीएससी में सवाल आया होगा तो किसी नेशनल पार्क का नाम दिया होगा, किसी नेशनल पार्क का नाम आपको दिया होगा। नाम जब देगा तो
आपको पता है कुछ कुछ जैसे भरतपुर का है, साइबेरियन क्रेन्स है वहाँ पर। इसके बाद जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है राजस्थान में ही। इसके बाद जो है टाइगर है नेशनल पार्क में, कहाँ पर, उत्तरांचल के पास वाले जो हैं, उत्तराखंड में जो हैं, जिनको गढ़वाल रीजन बोलते हैं, वहाँ टाइगर्स हैं। तो ये सवाल बनाने वाले के फ्रेम पर सोचा जाता है कि अगर किसी पर्टिकुलर का नाम दे करके पूछ रहे हैं तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन भी दिमाग में लगाएंगे, तो उसको किसको प्रोटेक्शन दिया जाता है चला जाएगा। अगर पूछे गढ़वाल नेशनल फॉरेस्ट में किसको प्रोटेक्शन दिया जाता है, तो फ्लोरा फौना दोनों ही प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन हम आंसर टाइगर मार के आते हैं। हम क्या मारेंगे सर, टाइगर मारेंगे कि टाइगर को प्रोटेक्शन दिया जाता है। ठीक बात है, ठीक बात है। ओनली फौना ही सही था। ओनली फौना, फौना माने एनिमल्स हो गए ना, फ्लोरा माने प्लांट्स हो गए, फौना माने एनिमल्स हो गए। तो ये आंसर उस तरीके से यूपीपीसीएस जो है या सिविल के जो परीक्षा होती है इसमें इस तरीके से लेकर के चलना पड़ता है। हमारे जो एग्जाम में आएंगे उसमें हम दोनों मारेंगे कि दोनों कंट्रोल प्रोटेक्टेड होता है, लेकिन जहां इकोलॉजी से सवाल आ रहा है, इकोसिस्टम कंसीडर किया जा रहा है, प्रोटेक्शन और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हमसे पूछा जा रहा है, तो जिस पर्टिकुलर एनिमल वहां पर प्रोटेक्ट होता है, अगर कोई पर्टिकुलर प्लांट है तो कोई पर्टिकुलर प्लांट, कोई पर्टिकुलर एनिमल है तो कोई पर्टिकुलर एनिमल, उन दोनों के बेसिस पर आंसर मार देंगे, वो भी सही रहता है। ठीक बात है। 98 2008 में आया हुआ है सर, मैं फौना ही दिया है सर, इसीलिए पूछा हूं। ठीक बात है, ठीक बात है। वो सवाल का सिर्फ बनाने का तरीका अलग से है। ठीक है, ये सवाल एक बार फिर से मैं भी देखूंगा, लेकिन क्लैरिटी सिर्फ इतनी है कि कई कई बारी जो है किसी किसी नेशनल पार्क में किसी किसी पर्टिकुलर एनिमल या किसी किसी पर्टिकुलर प्लांट को ही प्रोटेक्ट प्रिजर्व किया जाता है जो उसी नेचुरल बाउंड्री में मिलते हैं, तो आंसर उस हिसाब से लगा है इसमें। ठीक है, फिर यूपीपीसीएस का आंसर उस हिसाब से लगा है। ठीक है आशीष जी, ठीक बात है, बोलिए। ठीक बात है आशीष जी, सहमत हैं, सहमत हैं। ये इसके बारे में सेशन भी अपन ने लिया है। सहमत हैं, सहमत है तो खत्म किया जाए भैया आज की सेशन। ठीक बात है, एक्सेप्शन में होगा, एक्सेप्शन में नहीं होगा, आप नहीं समझ रहे हैं मेरी बातों को। देखिए मैं कह रहा हूं कि यूपीपीसीएस या यूपीएससी के सिविल की जो परीक्षा होती है उसमें बायोलॉजी का सिलेबस नहीं रहता है, उसमें जनरल साइंस रहती है। जनरल साइंस का जब इकोलॉजी आती है तो उसमें आपका दिमाग वो पूछना चाहते हैं कि कहां तक आप अपना दिमाग लेकर के जा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं उत्तरांचल या फिर जो मैं गढ़वाल के नेशनल पार्क की बात करूंगा तो गढ़वाल रीजन में टाइगर्स पाए जाते थे, हमने उसी एरिया में उसको प्रोटेक्शन दे दिया गढ़वाल रीजन में टाइगर्स को। जब हम गढ़वाल रीजन में टाइगर्स को प्रोटेक्शन दे दिए तो अब गढ़वाल के नेशनल पार्क में तो प्लांट और एनिमल दोनों हैं, और एनिमल में भी टाइगर के अलावा भी एनिमल होंगे, लेकिन हम सिर्फ कहते हैं कि टाइगर को प्रोटेक्शन दिए हैं, यानी हम कह सकते हैं फौना को प्रोटेक्ट हमने किया है। ठीक बात है, ये सवालों की डाइवर्सिफिकेशन है, सिर्फ आपके समझ की, कि आपको समझ करके चलना है। हमारी परीक्षा जब होगी, टीचिंग एग्जाम होते हैं जहां सब्जेक्ट का आता है, बायोलॉजी के सब्जेक्ट की जब बात होगी तो आप दोनों मारेंगे आंसर कि दोनों प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन किसी एक जनरल साइंस में, जनरल स्टडीज से इकोलॉजी, जनरल इकोलॉजी की बात होगी तो आप एक्यूरेट आंसर मारेंगे। जिस नेशनल पार्क में एनिमल ज़्यादा प्रोटेक्टेड है उसमें एनिमल मारेंगे, जिसमें प्लांट ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं प्लांट मारेंगे, और अगर दोनों बराबर प्रोटेक्टेड हैं तो दोनों मारेंगे। ठीक बात है, ठीक बात है। एक्सेप्शन नहीं है भैया, सिर्फ पैटर्न है एग्जाम, एक्सेप्शन कुछ नहीं होता। एग्जाम का पैटर्न अलग होता है, आंसर अलग हो जाते हैं, मेंटेलिटी एग्जामिनर की अलग हो गई, सवाल अलग हो गए तो उत्तर अलग हो जाते हैं। वहां पर सिर्फ अपने को पैटर्न याद रखना है। हमें इतना याद रखना है कि हमारे पैटर्न में, टीचिंग एग्जाम्स की अगर आपके आशीष जी पैटर्न की बात करूं तो वो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड है, बायोलॉजी रिलेटेड है, उसमें आंसर यही जाएगा। ठीक बात है। तो सर क्या करें, आप इंटायर इकोसिस्टम बताएं वहां पर, तो इंटायर इकोसिस्टम ही आंसर है भैया। इसीलिए तो बताएं, जब सब्जेक्ट की बात होगी तो इंटायर इकोसिस्टम आएगा। अगर इंटायर इकोसिस्टम नहीं है ऑप्शन में तो बोथ आएगा, फ्लोरा एंड फौना बोथ आएगा। ठीक बात है, इंटायर इकोसिस्टम बताया भैया, वही आंसर है। ठीक है, अगर इंटायर इकोसिस्टम है तो इंटायर इकोसिस्टम ही होगा, इंटायर इकोसिस्टम नहीं है तो बोथ मारेंगे। मोस्ट एक्यूरेट को अगर मारेंगे तो बोथ ही मारेंगे। ठीक है, अपने सब्जेक्ट में। ठीक बात है।
खत्म करें आशीष जी, हो गया भैया? दूसरी क्लास भी लगी है, बताइए, घंटा 20 मिनट हो गया, क्वेश्चन आंसर। ठीक बात है। इकोसिस्टम में तो एबायोटिक बायोटिक दोनों कंपोनेंट होते हैं। इकोसिस्टम में तो सब कुछ ही इकोसिस्टम में होता है। इकोसिस्टम में बायोटिक एबायोटिक ऑर्गेनिजम्स, सारे ऑर्गेनिजम्स के इंटरैक्शंस, फिर पॉपुलेशन, पॉपुलेशंस के इंटरैक्शन, कम्युनिटी, कम्युनिटी के इंटरैक्शन, बायोम्स, बायोम्स के इंटरैक्शन, ये सारी चीज़ें मिलाकर ये सब क्या है, यूनिट्स हैं इकोसिस्टम की। सबका तो इंटरैक्शन इकोसिस्टम में हो रहा है। आकांक्षा जी, इकोसिस्टम में तो सभी का इंटरैक्शन होगा। क्या एक नेशनल पार्क को मैं एक इकोसिस्टम नहीं मान सकता? क्या इसमें जो है कम्युनिटी नहीं होगी? क्या इसमें पॉपुलेशन नहीं होगा? क्या इसमें स्पीशीज नहीं होंगी, ऑर्गेनिज्म नहीं होगा? क्या ये इकोसिस्टम की तरह वर्क नहीं करेगा? क्या यहाँ के जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट नहीं करेंगे? क्या यहाँ एबायोटिक बायोटिक फैक्टर के साथ में इंटरैक्शन नहीं करेंगे? सब तो है, सब तो है आकांक्षा जी, सब तो है ना। ठीक बात है। तो चलिए फिर ऐसे ही जिज्ञासा क्लास रहती है, ठीक है। डाउट आने चाहिए, जिसके मन में डाउट आ रहा है वो पढ़ रहा है, तभी डाउट आ रहा है, तो मैं डाउट का स्वागत करता हूं और मैं रेडी रहता हूं डाउट बताने के लिए। मुझे कोई समस्या नहीं है कि मैं भागता नहीं डाउट से, अरे अरे क्या पूछ रहे हो, कल बताएंगे, कल बताएंगे। कल नहीं बताएंगे, आज ही बताएंगे, विथ एक्सप्लेनेशन और रीजन बताएंगे, ताकि इसके बाद इस पर चर्चा नहीं की जाए। ठीक बात है। बाकी कल मिलते हैं, आज की क्लास एंड करते हैं। कमेंट सेक्शन में सवाल किया करिए, मैं कमेंट सेक्शन में भी आंसर करूंगा, ठीक है। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक किया करिए और ऑल द वेरी बेस्ट। कल मिलते हैं भैया।